हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन मिसल और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर, जो आपकी ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस चैप्टर को और आज वन शॉट के अंदर इस पूरे चैप्टर को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी दिख रहा है और ये पहला टॉपिक ही है चैप्टर का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 1989 के बाद से 1989 के बाद से कौन कौन से चेंजेस या कौन कौन से डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में आए हैं। डेवलपमेंट का मतलब बेटा यहां पर चेंजेस है, विकास नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहां पर चेंजेस की बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स में 1989 के बाद से कब कब कौन कौन से आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 चेंजेस टोटल आए हैं। इससे पहले तक जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं वहां 1989 तक की कहानी आपने पढ़ी है। अगर आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर के अंदर 1984 में। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और पूरे 5 साल उन्होंने सरकार चलाई बहुत ही पावरफुल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। जब 1984 में इलेक्शन हुए और राजीव गांधी पीएम बने तो उन्हें आज तक का देश का सबसे बड़ा मैंडेट मिला था। 415 सीटें मिली थी उन्हें लोकसभा में। इतनी सीटें कभी नेहरू को भी नहीं मिली। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि इसकी वजह ये थी कि उनकी माताजी इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से एक सिंपथी वेव पूरे देश में राजीव गांधी के प्रति थी और इसी वजह से उन्हें इतने ज्यादा वोट मिले 1984 में। लेकिन 5 साल बाद ही राजीव गांधी इलेक्शन हार गए। जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। राजीव गांधी इलेक्शन हार गए और उनकी पार्टी को सीटें मिली 197 और यहीं से उनकी पार्टी का बुरा वक्त शुरू हो गया। 1989 के बाद से आज तक कांग्रेस कभी भी अपने दम पर मेजोरिटी नहीं ला पाई। जब भी सरकार में आई है, कोएलिशन में आई है या किसी के सपोर्ट से आई है, खुद के दम पर नहीं आ पाई। तो पहला डेवलपमेंट यही है 1989 के बाद, दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। और ये कांग्रेस सिस्टम का एंड जो है, कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो इसे बताते हैं कि भाई जो कांग्रेस का रूल रहा इतने सालों तक उसे हम कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। और 1989 के बाद क्योंकि कांग्रेस कभी पावर में नहीं आ पाई फुल मेजोरिटी से, इसलिए हम इस ईयर को एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली नाम जानना है कि कौन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे तो इनका नाम था रजनी कोठारी। रजनी कोठारी, ठीक है साहब। इन्होंने कहा था, इन्होंने टर्म दी थी कांग्रेस सिस्टम। तो इसका खात्मा हो गया 1989 के बाद। ये हो गई पहली डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में क्या थी? इंडियन पॉलिटिक्स में जो दूसरी डेवलपमेंट थी दैट वाज द पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसी। द पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसी यानी हमारे देश में अब तक शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन थी, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन थी, लेकिन ओबीसी नाम की कोई चीज प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन 1989 के बाद जो सरकार आई नेशनल फ्रंट की और उसके प्रधानमंत्री बने कौन? वीपी सिंह। इन्होंने डिसाइड किया कि हम ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, ठीक है जी। अदर बैकवर्ड क्लासेस को क्या देंगे? हम रिजर्वेशन देंगे। और ये रिजर्वेशन किनकी रिकमेंडेशन पे हो रहा था? मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पर हो रहा था। लेकिन इस रिजर्वेशन को देते ही चारों तरफ प्रोटेस्ट होने लगे, यानी मंडल कमीशन के खिलाफ एंटी मंडल प्रोटेस्ट होने लगे जो बहुत वायलेंट थे। बाद में मामला कोर्ट में भी चला गया। तो इसी पूरे मामले को मंडल इशू कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मंडल इशू कहा जाता है, ठीक है। इस वाली डेवलपमेंट को हम अभी थोड़ी देर में और डिटेल में समझेंगे, ठीक है, और ज्यादा डिटेल में गहराई से समझेंगे। तीसरा डेवलपमेंट क्या हुआ? तीसरा डेवलपमेंट हुआ बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारे देश के अंदर आपको याद होगा, जो अगर इको के कोई बच्चे हैं तो 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे और देश के प्राइम मिनिस्टर थे कौन? पीवी नरसिम्हा राव। उस टाइम पर देश के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए ओपन किए गए। 1991 में इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी को फॉलो किया। एलपीजी मतलब बेटा लिबरलाइजेशन, उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन, चीजों को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। और ग्लोबलाइजेशन यानी अब हम ग्लोबल ट्रेड करेंगे।
पहले भी करते थे लेकिन अब ज्यादा करेंगे और बाकी देशों को भी आमंत्रण करेंगे कि भाई आप आइए और हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए, हमारे देश में फैक्ट्री लगाइए, माल बेचिए। पहले कई तरह की रिस्ट्रिक्शन थी। हालांकि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी राजीव गांधी के टाइम में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसके विजिबल इफेक्ट और रेडिकली जो चेंज है वो देखने को मिले 1991 में अंडर पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। और इसका पूरा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जाके देश के प्रधानमंत्री भी बने और पूरे 10 साल तक उन्होंने रूल किया। ठीक है साहब। अब आते हैं चौथी डेवलपमेंट पे। अब आते हैं चौथी डेवलपमेंट पे। फोर्थ डेवलपमेंट इज व्हाट? अयोध्या डिस्प्यूट। एक जगह थी यूपी के अंदर, ठीक है, जिस जगह का नाम था फैजाबाद। अब तो उसका नाम ही अयोध्या कर दिया डिस्ट्रिक्ट का, बट उसका नाम था पहले फैजाबाद। वहां पर एक जगह थी अयोध्या। वहां पर एक मामला था कि भाई एक मस्जिद बनी हुई थी और उस मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद, और उसके ऊपर ये क्लेम था हिंदुओं का कि यहां पर मंदिर होना चाहिए क्योंकि ये मस्जिद मंदिर को गिरा के बनी हुई है। और इसी चीज को लेके हिंदू और मुसलमानों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट था जो बहुत लंबा चला। देश की पॉलिटिक्स का रुख उसने बदल दिया और हमारे देश में बीजेपी की पॉलिटिक्स का राइज हुआ, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का राइज हुआ। ठीक है, इसी इशू के बाद। तो इस इशू को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक ओबीसी वाला और एक हिंदुत्व वाला, इन दोनों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। पांचवां, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या। ये है राजीव गांधी साहब, इंदिरा गांधी के बेटे, इनकी हत्या हो गई। ठीक है, अब आपको पता है ये कब बने प्रधानमंत्री? 1984 में ये बने क्या? पीएम बने देश के। और कब तक रहे? 1989 तक रहे, पूरे 5 साल रहे। उसके बाद ये हार गए और अगली सरकार बनी वीपी सिंह की। उसके बाद अगली सरकार बनी चंद्रशेखर की। उसके बाद इनकी सरकार गिर गई और अगले इलेक्शन हुए 1991 में। इलेक्शन के दौरान ही जब ये कैंपेनिंग करने के लिए तमिलनाडु गए थे तो तमिलनाडु में इन्हें एक श्रीलंकन तमिल ग्रुप लिट्टे, जो आपने श्रीलंका वाली कहानी में पढ़ा होगा, उस लिट्टे के जरिए इनकी हत्या कर दी गई, इन्हें मार दिया गया। ठीक है जी। और इसी को राजीव गांधी का असैसिनेशन कहते हैं, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी की हालत लगातार गिरती चली गई। ठीक है, और इसी वजह से अगले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बने, वरना 99% के चांसेस थे कि अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही बनते, इवन 100%। ठीक है, तो ये कहानी है। टोटल 5 डेवलपमेंट है बेटा, इन्हें अच्छे से रट लो। पेपर में सीधे 6 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अच्छे से। कई बार क्या होता है, सिर्फ 3 डेवलपमेंट पूछ लेते हैं और कहते हैं उन्हें डिटेल में बताओ, तो 3 लिखनी है बट ज्यादा लिखना है। 6 बोले, 5 बोले तो 5 की 5 लिख दो, 4 बोले तो 4 लिखनी है, बट हमें सारा पता होना चाहिए, तभी हम उसे इलेबोरेट कर पाएंगे। गॉट इट? अब आते हैं एरा ऑफ कोएलिशन पे, यानी कि अब यहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1989 के बाद से और आज तक 2024 तक किन किन की और कैसी सरकारें रही हैं, क्योंकि ये सारे टाइम पर ज्यादातर कोएलिशन गवर्नमेंट देखने को मिली है। आइए जानते हैं। सबसे पहले 1989 में जब राजीव गांधी हारे तो सरकार बनी किसकी? वीपी सिंह की। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, विश्व प्रताप सिंह। और वीपी सिंह एक कोएलिशन के प्रधानमंत्री बने थे, जिस कोएलिशन का नाम था नेशनल फ्रंट। और मजेदार बात क्या थी, इस कोएलिशन को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट, जो एक्चुअल में दोनों दुश्मन हैं, लेकिन दोनों कांग्रेस को पावर से बाहर रखने के लिए नेशनल फ्रंट को सपोर्ट कर रहे थे, जो अपने आप में एक अलायंस था जनता दल और कुछ और रीजनल पार्टीज का। ठीक है जी। तो वीपी सिंह की सरकार रही कुछ टाइम पे। उसके बाद कांग्रेस ने वही चाल चली जो कांग्रेस ने मोरारजी देसाई के टाइम में चाल चली थी, जो माताजी ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था अलायंस को तोड़ने के लिए, वही यहां पर राजीव गांधी ने किया वीपी सिंह के अलायंस को तोड़ने के लिए। वीपी सिंह के अलायंस से एक पार्टी को अलग किया गया जिसका नाम था समाजवादी जनता पार्टी, और उसके नेता थे चंद्रशेखर। और उन्हें कांग्रेस ने कहा कि हम आपको सपोर्ट देने को तैयार हैं, आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। चंद्रशेखर इस बात पे एग्री हो गए और कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जैसा पहले हुआ था सेम कांग्रेस ने वही किया, कुछ ही महीनों बाद कुर्सी छीन ली।
वीपी सिंह लगभग आप देख सकते हैं 1 साल प्रधानमंत्री रहे थे, और जो चंद्रशेखर हैं वो सिर्फ 6 महीने के करीब प्रधानमंत्री रहे। 6 महीने में कुर्सी छीन ली और अब देश को दोबारा इलेक्शन में धकेल दिया गया, यानी 2 साल में 2 प्रधानमंत्री, 1.5 साल में इवन 2 प्रधानमंत्री। देश दोबारा इलेक्शन में आ गया 1991 जब राजीव गांधी की हत्या हुई। ठीक है, 1991 में देखिए यहां पे आ गए हम, 1991 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है, लेकिन उसे मेजॉरिटी अभी भी नहीं मिलती। तो कांग्रेस को बाहर से सपोर्ट करता है एआईएडीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है, और कुछ छोटी पार्टियां सपोर्ट करती हैं और कांग्रेस सरकार बना लेती है। अब क्योंकि राजीव गांधी है नहीं, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलती है पीवी नरसिम्हा राव को। किसको मिलती है? पीवी नरसिम्हा राव को। या फोटो देख सकते हो इन भाई साहब की। और पीवी नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल सरकार चलाई, पूरे 5 साल। इन्हीं के टाइम में अगर आपको याद हो, हर्षद मेहता स्कैम हुआ। ये बुक में है नहीं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। हर्षद मेहता स्कैम इन्हीं के टाइम पर हुआ। इन्हीं के टाइम पे अयोध्या इशू बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इन्हीं के टाइम पर जो है वो कई तरह की घोटालों की बात सामने आने लगी, और पीवी नरसिम्हा राव का टाइम पीरियड बड़ा ही दुविधापूर्ण रहा था। ठीक है ना, 5 सालों में काफी कुछ ऐसा हुआ। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इनके टाइम में आई, जो एलपीजी की पॉलिसी थी, तो काफी कुछ इनके टाइम पर देखने को मिला। 5 साल बीत गए, इलेक्शन की डेट आ गई। 1996 में इलेक्शन हुए, और क्योंकि अयोध्या डिस्प्यूट इतना बड़ा हो चुका था, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स इतनी बड़ी हो चुकी थी कि बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। इलेक्शन हेल्ड इन 1996 लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। पहली बार देश में बीजेपी की सरकार बनी 1996 में। ठीक है जी, लेकिन बीजेपी के पास मेजॉरिटी तो थी नहीं, तो उसने बाकियों से मेजॉरिटी मांगी, उसे पीएम बना दिया गया। पीएम किसको बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी को बना दिया गया। ठीक है, वाजपेयी साहब की बहुत इज्जत है, उन्हें पीएम बना दिया गया। अब पीएम बनने के बाद उनको समय मिला था 13 दिन का, कि 13 दिन में आपको अपनी मेजॉरिटी साबित करनी है। लेकिन 13वें दिन वो एक एमपी के सपोर्ट से हार गए। उस एक एमपी का सपोर्ट नहीं मिला, वो जितने नंबर रिक्वायर्ड था उतना नंबर रिक्वायर्ड उन्हें नहीं मिल पाया, और सरकार 13 दिन में गिर गई। सिर्फ 13 दिन के प्रधानमंत्री बन के रह गए अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, यानी सत्ता बिल्कुल निवाला मुंह तक आते आते रह गया। उसके बाद क्या होता है? कांग्रेस फिर चाल चलती है और एक अलायंस बनाती है। ठीक है, कांग्रेस जो है वो एक अलायंस को सपोर्ट करती है, बनाती नहीं है, सपोर्ट करती है। उस अलायंस का नाम था यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है, और इसे सपोर्ट कौन करता है? कांग्रेस और लेफ्ट विंग। कांग्रेस भी सपोर्ट करती है और लेफ्ट भी सपोर्ट करता है। इस बार क्यों? इस बार बीजेपी को पावर से बाहर रखने के लिए। पहले आपको याद होगा, एक बार कांग्रेस को पावर से बाहर रखने के लिए बीजेपी और लेफ्ट ने सपोर्ट किया था वीपी सिंह को। अब यहां पर सिचुएशन उल्टी हो गई है। यहां पर जो यूनाइटेड फ्रंट बना है उसे कांग्रेस और लेफ्ट सपोर्ट कर रहा है बीजेपी को बाहर रखने के लिए। ठीक है, और इनकी सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने एचडी देवेगौड़ा। एचडी देवेगौड़ा, इनकी अपनी एक पार्टी है जिसका नाम है जनता दल सेक्युलर, जो कर्नाटका की पार्टी आज भी है वो, और इनके बेटे जो हैं वो संभालते हैं इस पार्टी को, एचडी देवेगौड़ा। ठीक है जी, 1 साल तक प्रधानमंत्री रहे। 1 साल बाद कोalition ने डिसाइड किया कि हम पीएम चेंज करेंगे। क्या बिना इलेक्शन पीएम चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर रूलिंग पार्टी चाहती है तो कितने भी पीएम चेंज कर सकती है, इस पे कोई रूल नहीं है। तो 1 साल बाद पीएम चेंज किया गया और सेम यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ही रही विद द कांग्रेस सपोर्ट, और पीएम बने आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। ये रे गुजराल साहब। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वही रायता फैलने लगा और गुजराल साहब भी 1 साल ही पीएम रह पाए। 1 साल बाद कांग्रेस ने कोalition को टाटा बाय बाय कर दिया और सरकार गिर गई। अब क्या होगा? अगेन इलेक्शन। अगेन इलेक्शन हुआ 1998 में। 1998 में जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी दोबारा से सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। पहले भी ऐसा ही हुआ था, बट सरकार बना ली थी यूनाइटेड फ्रंट ने। इस बार फिर वही हुआ कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। तो बीजेपी ने कहा भाई इस तरह हम एक एक करके मेजोरिटी पकड़ेंगे कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, मेजोरिटी तो नहीं मिली नहीं है। तो बीजेपी ने क्या किया? एक अलायंस बनाया।
जिस अलायंस का नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और कई पार्टियों को उस अलायंस में ऐड किया सरकार बनाने के लिए, ठीक है। और मिलके इन्होंने कहा कि हम लोग एक फॉर्मूले पे काम करेंगे, जिस फॉर्मूले का नाम होगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। यानी आपको हमारी जिन बातों से इशू है उन बातों पे हम सरकार में रहते हुए कोई कानून नहीं बनाएंगे, जिन बातों पे हम कॉमनली एग्री करेंगे उसी पर सरकार को हम चलाएंगे। सब लोग एग्री हो गए, सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बनी, ठीक है। लेकिन यह सरकार मोटा मोटा 1-1.5 साल ही चल पाई, ठीक है जी। मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तक सरकार चली, सरकार गिर गई। दोबारा इलेक्शन हुआ, ठीक है, 1999 में। 1 साल के अंदर ही, 1.5 साल के अंदर ही दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ा। इलेक्शन में फिर वही हुआ, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, लेकिन मेजोरिटी नहीं थी। तो अगेन उसने सबको दोबारा से बिठाया, बात की कि भाई देखो, जब जनता चाहती नहीं है किसी की सरकार बने तो हमें यही करना पड़ेगा कि वी नीड टू फॉर्म अ कोएलिशन। और बेटर बात की गई, और इस बार दोबारा से एनडीए की सरकार बनी। पहली वाली को हम एनडीए 1 कहते हैं ताकि डिफरेंशिएशन कर पाए हम, दूसरी बार को हम एनडीए 2 कहते हैं। और इस सरकार ने अपना पूरा टाइम पूरा किया, यानी पूरे 5 साल तक सरकार चली, 2004 तक, मई 2004 तक सरकार चली, पूरे 5 साल। अब इस बीच ये जो पॉलिटिक्स बीजेपी ने की एनडीए वाली, ये पॉलिटिक्स कांग्रेस सीख चुकी थी, और कांग्रेस में दोबारा से गांधी परिवार जुड़ आया था। सोनिया गांधी जो राजीव गांधी की वाइफ थी, उन्होंने कांग्रेस की कमान संभालनी शुरू कर दी थी। तो 2004 में जब इलेक्शन हुआ तो दिस इलेक्शन वाज नॉट बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, दिस इलेक्शन वाज बिटवीन बीजेपी की एनडीए वर्सेस कांग्रेस की यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इनके बीच था। क्योंकि सब पार्टियों को यह बात समझ में आ गई थी कि अब किसी को सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। यह वही टाइम पीरियड था जब रीजनल पार्टीज को मौका मिल रहा था सेंटर की पॉलिटिक्स में आने का, ठीक है। तो 2004 में यूपीए ने, जो कांग्रेस लेड कोएलिशन था, उसने एनडीए को हरा दिया, और जो यूपीए की सरकार बनी उसे लेफ्ट पार्टियों से भी सपोर्ट मिला, और सरकार पूरे 5 साल चली। लेकिन 5 साल से बीच में ही लेफ्ट ने सपोर्ट भी वापस ले लिया था, बट उसके बावजूद सरकार पूरी 5 साल चली, और प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्योंकि सोनिया गांधी ने पीएम बनने से मना कर दिया कि भाई मैं पीएम नहीं बनूंगी, क्योंकि उनके ऊपर काफी विवाद भी हो रहे थे। जो बीजेपी थी वो इस मुद्दे को बहुत ज्यादा भुना रही थी कि सोनिया गांधी इज अ फॉरेन लेडी, वो इटली से आई हैं, उनका जो जन्म स्थान है वो इटली है, वो इंडियन नहीं है, ठीक है। तो इस मुद्दे को काफी गरमाया गया था। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा था कि जो कांग्रेस के सिंपथाइजर्स हैं वो ये कहते हैं कि सोनिया गांधी इसलिए भी पीएम नहीं बनना चाहती थी क्योंकि वो देख रही थी कि उसकी सास को कैसे मार दिया गया, उसके पति को कैसे मार दिया गया, तो वो नहीं चाहती थी कि आगे हमारी फैमिली में कुछ ऐसा बुरा हो, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है, ठीक है जी। इसके बाद 2009 में इलेक्शन हुए, और 2009 में दोबारा यूपीए को पावर में आने का मौका मिला, पूरे 5 साल सरकार चली, और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने रहे। तो पहली वाली सरकार को हम यूपीए 1 बोलते हैं, और इस वाली को हम यूपीए 2 बोलते हैं, ठीक है जी। अब इस सरकार के बीच में कई सारे घोटालों की बात सामने आने लगी है, किताब में लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। अन्ना आंदोलन हुआ, कई सारे घोटाले जैसे कोल स्कैम, 2G स्कैम, ऐसे कई घोटाले आने लगे, जिससे इस सरकार की इमेज खराब होने लगी बहुत ज्यादा। और अन्ना आंदोलन की वजह से और इनके घोटालों की वजह से बीजेपी की इमेज राइज होने लगी, बीजेपी लोगों की नजरों में आने लगी। और 2014 में बीजेपी की कमान संभाली नरेंद्र मोदी ने, जो गुजरात के सीएम रह चुके थे एक लंबे टाइम तक। 2014 में इलेक्शन से पहले ही बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, और वही हुआ, इलेक्शन जीता गया, इलेक्शन जीत गए। और 2014 में बीजेपी पहली बार, यानी लगभग मान लो आप 1984 में आई थी आखिरी बार सीटें,
और अब 2014 में आई, यानी लगभग 30 साल बाद किसी पार्टी को अपने दम पर मेजोरिटी मिली। बीजेपी ने अपने दम पर मेजोरिटी हासिल की 282। सरकार बनाने के लिए चाहिए होता है 272। 282 सीटें आई और बीजेपी सरकार बना गई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन बीजेपी ने कहा कि जिन अलायंस के साथ हम लड़े, एनडीए, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आज हम जीत गए तो हम उन्हें छोड़ दें, कल हम हार गए तो उन्हें पकड़ लें, ये हम नहीं काम करते, इसलिए हम उनके साथ रहेंगे। इसलिए ये सरकार बीजेपी की नहीं कहलाई, ये सरकार एनडीए की कहलाई। और क्योंकि पहले 2 एनडीए की सरकार आ चुकी, 1 और 2, ये थी एनडीए 3। गॉट इट। 2019 में दोबारा इलेक्शन हुआ और देश ने नरेंद्र मोदी पे और ज्यादा विश्वास किया और फिर 5 साल की ये सरकार बनी 303 सीटों के साथ। लेकिन फिर एनडीए का साथ नहीं छोड़ा तो अगली सरकार एनडीए 4 कहलाई। फिर 5 साल बाद इलेक्शन हुआ 2024 में, अभी पिछले साल, मैं अभी 2026 में हम अभी, और पिछले से पिछले साल इलेक्शन हुआ 2024 में। 2024 में इस बार थोड़ी सीटें कम मिली, मेजॉरिटी नहीं मिली बीजेपी को, 240 सीटें मिली, तो एनडीए काम आया और एनडीए की दोबारा सरकार बनी, दैट इज कॉल्ड एनडीए 5। ठीक है जी। तो अभी प्रेजेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2026 में, अभी एनडीए की सरकार चल रही है अंडर नरेंद्र मोदी। ठीक है जी। बीजेपी को 240 सीटें आई हुई हैं, वो भी अभी भी बहुत लार्जेस्ट है, क्योंकि किसी और पार्टी के आसपास भी नहीं है। कांग्रेस की जो आई है वो 99 सीटें आई हैं सेकंड नंबर पर, तो वो बहुत पीछे। ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा कोएलिशन एरा है जो हमने देखा कि 1989 से अब तक क्या क्या हालात रहे। एक बार नजर मारिए, ये है 18th जनरल इलेक्शन 2024 के जो हुए थे, और इसमें बीजेपी को 240 सीटें आई थी, सेकंड नंबर पर कांग्रेस थी 99 सीटों के साथ, उसके बाद थर्ड नंबर पर समाजवादी पार्टी थी जो यूपी की एक पार्टी है, फोर्थ नंबर पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है जो वेस्ट बंगाल की पार्टी है, पांचवें नंबर पे डीएमके है जो तमिलनाडु की पार्टी है, उसके बाद अगले नंबर पे तेलुगु देशम पार्टी है जो तेलुगु देशम पार्टी आपकी तेलंगाना की पार्टी है। ठीक है। फिर जनता दल यूनाइटेड है जो बिहार की पार्टी है, फिर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो महाराष्ट्र की पार्टी है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये भी महाराष्ट्र की पार्टी है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये मोटा मोटा है, बहुत सारी पार्टीज हैं जिनको कोई को 2 सीट, 1 सीट, 4 सीट ऐसे बहुत मिली हुई है, निर्दलीय भी हैं, बट ये मेजोरिटी जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब आ रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी और 6 नंबर में भी आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन है ग्रोइंग कंसेंसस। ग्रोइंग कंसेंसस क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है कि बताइए 1989 के बाद से कौन सी ऐसी 4 चीजें रही जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सहमति बनने लगी। क्या बनने लगी? सहमति बनने लगी, कंसेंसस बनने लगा। तो 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, फर्स्ट एग्रीमेंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके। किसको लेके? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके। हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जब आई 1991 में, तो कई पार्टियों ने इसका विरोध किया कि हम दूसरों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल रही हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को बर्बाद कर दिया था, ऐसे बहुत सारी बाहर की कंपनियां आएंगी, इंडिया को बर्बाद कर देंगी, हमारे ट्रेडर्स टिक नहीं पाएंगे, फलाना ढिमकाना। लेकिन एट द एंड सबको यह बात समझ में आ गई कि इससे बचने का कोई और रास्ता नहीं। दूसरा, पहले ओबीसी पॉलिटिक्स को लेके कई पार्टियां पीछे हटती थी, लेकिन धीरे धीरे ओबीसीज का क्लेम पॉलिटिक्स में बढ़ता चला गया और कई पॉलिटिकल पार्टी तो इसके रिजर्वेशन की भरपूर डिमांड करने लगी। आज के टाइम में मेरे ख्याल कोई इक्के दुक्की पार्टी होगी मेन स्ट्रीम में जो ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध करती हो, वरना सब पार्टियां ओबीसी रिजर्वेशन का फेवर करती हैं, क्योंकि हिंदूज में अगर आप देखो तो 50% पॉपुलेशन ओबीसी की ही है पूरे देश में। ठीक है। थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज। हमारे देश में जो स्टेट लेवल पार्टी, क्योंकि इतना लंबा टाइम कोएलिशन पॉलिटिक्स का रहा, तो जो स्टेट लेवल पार्टीज है उन्हें सेंटर में आने का मौका मिला, देश को गवर्न करने का मौका मिला, तो उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पार्टी थी, नेशनल पार्टीज थी, उन्हें ये बात समझ में आ गई कि वो अकेले अपने दम पे सरकार नहीं चला सकते, उन्हें मदद चाहिए। और वो मदद कौन करेगा? स्टेट
लेवल पार्टीज। चौथा, एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन रेदर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशन। पहले क्या होता था, दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपस में एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं है ना, हमारी आइडियोलॉजी अगर अलग है तो हाँ अलग है, हम आपके साथ बैठेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे सरकार बनाने के लिए ऐसी ऐसी पार्टियां साथ आने लगी जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था पहले, लेकिन अब सिर्फ सरकार बनाने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल हो गए हैं अब, तो सरकार बनाने के लिए साथ में आने लगे। जैसे बीजेपी के साथ कई पार्टियां आई जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी से सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे कम टुगेदर। ठीक है साहब, ये है 4 कंसेंसस, तो इसका भी अच्छे से रट्टा मार लेना। अब बचे 2 टॉपिक इस चैप्टर के, एक ओबीसी वाली पॉलिटिक्स मुझे पूरी समझानी है और एक अयोध्या वाली समझानी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं ओबीसी पॉलिटिक्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओबीसी को लेके है ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट। देखिए, हमारे देश में कई सारे ऐसे भी ग्रुप हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, उन्हें हम नाम देते हैं बैकवर्ड कास्ट। हमारे देश में कई ऐसी पार्टी हैं जो इन्हें पूरी तरह समर्थन देती है, जैसे भारतीय क्रांति दल हुआ करती थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, जिनका एक पावरफुल रूरल बेस था, गांव में इनका एक मजबूत बेस था। ठीक है, और खासकर ओबीसी समाज के अंदर, तो यहीं से पॉलिटिक्स की तो इनकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इसमें नींव किसने डाली उसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार के सीएम ने इस नींव इसकी रखी, जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के सीएम थे और वो इस डायरेक्शन में, ओबीसी रिजर्वेशन के डायरेक्शन में पाइनियर थे। आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है हु वाज पाइनियर इन द डायरेक्शन ऑफ ओबीसी पॉलिटिक्स या ओबीसी रिजर्वेशन, तो आपको नाम देना है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है साहब, उसके बाद क्या हुआ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये बेचैनी होने लगी कि भाई ओबीसी के लिए कुछ किया जाए। तो 1978 में उस टाइम थी भाई जनता पार्टी की सरकार, और पीएम कौन थे आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ने एक कमीशन सेटअप की जिसका नाम था मंडल कमीशन, या जिसे सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी कहा जाता था। क्योंकि अब आप कहोगे सर सेकंड क्यों, फर्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि इससे पहले भी एक कमीशन बनी थी लेकिन उसकी रिकमेंडेशन को माना नहीं गया, तो ये सेकंड बनी थी, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके चेयरपर्सन का नाम था बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है जी, अब इस जो कमीशन है इसका काम क्या था, इसका काम करना था इन्वेस्टिगेशन, ये देखना कि समाज में, इंडियन सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस में एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस कितनी है। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है जो बैकवर्ड है तो बताया जाए कि कौन बैकवर्ड है। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की 1980 में, लेकिन तब तक ये जो मोरारजी देसाई की सरकार थी ये जा चुकी थी, सरकार गिर चुकी थी और इंदिरा गांधी पावर में आ चुकी थी। इंदिरा गांधी ने इस रिपोर्ट पर कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो ये मामला आगे पेंडिंग चला गया सरकार, है ना। तो इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली उन्होंने कहा, जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि जो बैकवर्ड क्लास है वो स्टेट वाइज होगी। ठीक है, किसी स्टेट में वो बैकवर्ड हो सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते, और उन्हें हम 27% रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं कॉलेजेस में और गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, इसके अलावा और भी रिकमेंडेशन दी गई, जैसे लैंड रिफॉर्म, लेकिन वो तो पहले भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था और बाद में भी क्या ही होना था। मेन मुद्दा था, जो ज्वलंत मुद्दा था, दैट वाज रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसा मैंने बताया, इंदिरा गांधी के आने के बाद ये रिपोर्ट अटकी रही, कुछ भी इस पे नहीं हुआ। राजीव गांधी आए, रिपोर्ट अटकी रही, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इन 10 सालों में देश के अंदर ओबीसी की पॉलिटिक्स रूप ले रही थी। ठीक है, वो कैसे ले रही थी वो बताऊंगा मैं। फिलहाल आते हैं सीधे 1990 पर। अगस्त 1990 में नई सरकार आई, राजीव गांधी को हरा के, नेशनल फ्रंट की सरकार। ठीक है, और इसमें पीएम कौन बने, अभी हमने पढ़ा था वीपी सिंह। और वीपी सिंह ये वादा करके आए थे कि अगर मैं पावर में आया
तो मैं ओबीसी को रिजर्वेशन दूंगा, और इन्होंने वही किया। इन्होंने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू कर दिया, और ये करना था कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें लगने लगा कि हमारा हक छीना जा रहा है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर कई जगहों पर वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस का नाम था इंदिरा साहनी केस, नॉट इंदिरा गांधी केस, इंदिरा साहनी केस। ठीक है, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया नवंबर 1992 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो रिजर्वेशन दिया गया है हम उसके सपोर्ट में हैं, यानी हम गवर्नमेंट के डिसीजन को अपहोल्ड करते हैं, यानी सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, अब तो कुछ हो नहीं सकता जब कोर्ट ने बोल दिया तो। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि इन 10 सालों में ऐसा क्या हुआ। 1980 में रिपोर्ट आई और 1990 में इंप्लीमेंट हुई, तो इन 10 सालों में जमीन पर क्या हो रहा था कि ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि वीपी सिंह ये कह के आए कि मैं पावर में आऊंगा तो ओबीसी रिजर्वेशन लेता आऊंगा। ठीक है, तो इसकी जमीन तैयार कर रहे था एक आदमी यूपी के अंदर जिसका नाम था कांशीराम। कांशीराम जो थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया यूपी के अंदर 1978 में, जिसका नाम था बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉई फेडरेशन, बामसेफ। और ये जो ग्रुप बना, इस ग्रुप में इन्होंने बात की कि भाई जो दलित समाज है उसे कैसे आगे लाया जा सके। ठीक है, और इन्होंने कहा कि हमारी जो पॉलिटिकल पावर होगी वो यही दलित समाज होगा। हम लोग अपने आप को बहुजन बोलेंगे, बहु मतलब ज्यादा, बहुजन ज्यादा लोग। अगर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी एक साथ आ जाएं तो पॉपुलेशन का 80% बनाते हैं। जो कोई भी पॉलिटिकल आपको रेस जितवा सकता है अगर ये लोग एक हो जाएं तो, और कांशीराम वही कर रहे थे। बाद में कांशीराम ने एक और ग्रुप बनाया जिसका नाम था DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, DS4। ये किसने बनाया? कांशीराम ने बनाया। ठीक है जी, उस टाइम एक नारा चलता था, वैसे तो बुक में नहीं लिखा, वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको, कि तिलक, तिलक होता है जो ब्राह्मणों का सिंबल है, एक तिलक। तराजू इज अ सिंबल ऑफ बनिया कम्युनिटी, और तलवार इज अ कम्युनिटी ऑफ राजपूत और दी वैश्य शुद्ध क्षत्रिय कम्युनिटी। तो तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस तरह की बातें सड़कों पर होने लगी थी। ठीक है, यानी एक रोष था जनरल कैटेगरी के लोगों के प्रति। ठीक है, किसका? दलित समाज का, जिसे कांशीराम भुना रहे थे। कांशीराम ने एट द एंड एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, क्योंकि बिना सत्ता में आए परिवर्तन नहीं आ सकता। उन्होंने बनाई बहुजन समाज पार्टी, BSP, जो आज भी है और दलितों के बीच काफी पॉपुलर है। फिलहाल थोड़ी डिक्लाइन पर है, बट दलित वोटर उन्हें मिलता है, यूपी में स्पेशली। पंजाब, हरियाणा, यूपी में इनका सपोर्ट बेस रहा। इन्होंने कई बार सरकार भी बनाई यूपी के अंदर। इन्हें 1989 के इलेक्शन में, 1991 के इलेक्शन में बड़ा ब्रेक थ्रू भी मिला, इलेक्शन मतलब सपोर्ट मिला। दलित वोटरों के जरिए मेनली ये पार्टी चलती है, और इंडिया में पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरी तरह से दलित वोटर्स के द्वारा सपोर्टेड है, और इन्हें सक्सेस भी मिली। ठीक है जी, तो ये कहानी है पूरी की पूरी ओबीसी आंदोलन की, ओबीसी रिजर्वेशन की। अब आ जाइए फोर्थ डेवलपमेंट पर, अयोध्या इशू, द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। अब देखिए, आपको याद होगा कि भारतीय जनसंघ BJS कब बनी थी? शायद 1951 के आसपास बनी थी, जितना मुझे याद आ रहा है, हो सकता है एक आधा साल आगे पीछे हो। ये बनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाई, लेकिन इसे कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सक्सेस नहीं मिली, लंबे टाइम तक नहीं मिली। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो BJS, भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी में मर्ज हो गई। इसके नेता इसमें चले गए, मर्ज हो गई ये पार्टी। ठीक है, जब 1980 में जनता पार्टी टूटी
तो ये लोग बाहर आ गए इसके नेता, और उन्होंने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। तो एक्चुअल में बीजेपी का जन्म 1980 में हुआ। शुरुआत में ये लोग गांधीयन सोशलिज्म को मानते थे, लेकिन ये कुछ नया नहीं है, हर पार्टी मानती थी इस बात को। तो इन्हें कोई खास सक्सेस नहीं मिली, ना 1980 के इलेक्शन में मिली, ना 84 के इलेक्शन में मिली। फिर धीरे धीरे इन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, हिंदू नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को अपनाना शुरू किया, और वहां से इनका सक्सेस का चार्ट बढ़ता चला गया। इनकी जो ये आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, ये आइडियोलॉजी आती है वीडी सावरकर से। विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र से थे, फ्रीडम फाइटर थे। काफी विवाद है इनकी चीजों को लेके, लेकिन इन्होंने कई किताबें लिखी हिंदुत्व के ऊपर। इन्होंने किताब में बताया कि इनके लिए भारत क्या है, इंडियन नेशन क्या है, और इन्होंने कहा कि हर एक इंडियन को, इंडिया को अपना फादरलैंड समझना चाहिए, यानी पितृभू, पितृ यानी फादर, भू मतलब जमीन यानी फादरलैंड, और इंडिया को अपना होली लैंड यानी पुण्य भू समझना चाहिए। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि कैसे बीजेपी को दो ऐसी चीजें हुई जिससे उसकी पॉलिटिक्स ने टेक ऑफ कर लिया। ठीक है, तो पहला था शाहबानो केस। शाहबानो केस, शाहबानो केस पहली बार 1985 में आया। एक 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम विमेन, जिसे उसके पति ने डाइवोर्स दे दिया था, उसने अपने पति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वो गई मेंटेनेंस मांगने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात सही है, इस उम्र में वो औरत कहां जाएगी, उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, पुरानी सोच के जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज इंटरफेयरिंग इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। डिमांड हुई नेताओं के जरिए गवर्नमेंट के पास कि भाई कुछ करो, आप कुछ करो, सुप्रीम कोर्ट देखो कैसे गलत कर रहा है, आप हमें बचाइए। उस टाइम थी राजीव गांधी की सरकार, और राजीव गांधी उस दबाव में आ गए, और उन्होंने पार्लियामेंट से एक बिल पास किया, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पलट दिया, नलीफाई कर दिया, यानी अब कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। अब ये देखने में मुस्लिम जो ऑर्थोडॉक्सी है उनके लिए तो सही है, लेकिन देश के लिबरल्स के लिए गलत है, उस महिला के लिए गलत है। तो जो गवर्नमेंट का एक्शन था उसे काफी अपोजिशन मिली, कई सारी विमेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कई मुस्लिम ग्रुप्स ने भी इसका अपोजिशन किया, जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके तरफ से ये मिला कि भाई गलत हुआ है ये। बीजेपी ने इसे क्रिटिसाइज किया और कहा कि जो कांग्रेस है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपीज कर रही है, यानी उनके वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है, और यहीं से शुरू होता है हिंदुत्व पॉलिटिक्स, कि बीजेपी इन मुद्दों को उठाने लगी कांग्रेस के, जहां पर कांग्रेस एक कम्युनिटी को ज्यादा फेवर कर रही थी दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले। दूसरा केस हुआ अयोध्या मामला। अयोध्या डिस्प्यूट में बात ऐसी है कि पहले बहुत लंबा था, अब तो कट गया है ये टॉपिक, बट थोड़ा सा बता देता हूं। 1528 में एक मस्जिद बनाई गई, जो मस्जिद बनाई बाबर ने, जो पहला मुगल एम्परर था। बाबर ने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। कहां पर? यूपी के फैजाबाद में एक जगह है अयोध्या, अब तो फैजाबाद का नाम ही अयोध्या कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बनाई एक मस्जिद। किसने? बाबर ने। कब? 1528 में, आज से 500 साल पहले। ये 3 डोम स्ट्रक्चर था, 3 इसमें गुंबद बने हुए थे। ठीक है जी। जो हिंदू थे उनका ये क्लेम था कि बाबर ने ये जब मस्जिद बनवाई तो एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवाई, क्योंकि ये जो वो जमीन है जहां पर भगवान श्री राम पैदा हुए थे, उनकी जन्म भूमि है ये। तो उस पर काफी बवाल कटने लगा, ये मामला कोर्ट भी गया। कोर्ट ने 1949 में इस जो स्ट्रक्चर था उसे सील कर दिया, जो मस्जिद थी बेसिकली, इसे स्ट्रक्चर कहा जा रहा है, उसे सील कर दिया। जो हिंदूज थे उनका कहना था कि बहुत सारे हिंदू सिंबल्स और रेलिक्स यानी टुकड़े वहां पर ऐसे दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर के अंदर भी और बाहर भी, जो इंडियन एंशिएंट सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक मस्जिद में ऐसा क्यों है?
1986 में जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया है, उसने ये फैसला किया कि हम इस मस्जिद को, इस स्ट्रक्चर को अनलॉक करेंगे ताकि यहां पर वर्कशिप की जा सके, यानी यहां पर पूजा अर्चना की जा सके। हिंदू कम्युनिटी ये बिलीव कर रही थी कि वहां पे एक टेंपल है और टेंपल को तोड़ के वो मस्जिद बनाई गई है, ठीक है, तो हम वहां पर दोबारा से टेंपल बनाएंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन को परमिशन नहीं मिली कोर्ट के द्वारा। हिंदूज के सेंटीमेंट बहुत ज्यादा जुड़ गए थे इस चीज से, और इस पूरे सेंटीमेंट्स को भुनाने का काम किया बीजेपी ने। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रही है और वो चाहते हैं कि मुस्लिमों की ओनरशिप बनी रहे उस जमीन पर जो भगवान श्री राम की है। ये मामला बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज होने लगा। धीरे धीरे दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन क्रिएट होने लगी और ये मामला लीगल सोशल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। इवन वायलेंस भी हुई, कई लोग मारे भी गए इस वायलेंस के अंदर। 1992 में कुछ हिंदू लड़के उस डॉम के ऊपर चढ़ गए और उस डॉम के स्ट्रक्चर को गिरा दिया, जिसे काफी क्रिटिसिज्म मिला, ठीक है, और ये कहा गया कि भाई हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है वो एक तरह से चकनाचूर हो गया, उसके लिए खतरा है कि इस तरह एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। बट ऐसा हुआ। बाद में ये अयोध्या इशू हाई कोर्ट गया, देन सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक केस चला और इस टाइम तक बीजेपी की सरकार सेंटर में बन चुकी थी और देश के कई राज्यों में बन चुकी थी। ये बात है नवंबर 9 2019। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने सर्वसम्मति से, सबका एग्रीमेंट था, और उन्होंने फैसला सुनाया कि ये जो जमीन है ये जमीन दी जाएगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को, एक राम मंदिर बनाने के लिए। बट बदले में एक जमीन, सुटेबल पीस ऑफ लैंड, उसी जमीन के आसपास सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी जाएगी कि वो अपना मस्जिद वहां पर बना ले। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के हिसाब से और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लगभग सबने ही मान लिया क्योंकि उसके बाद कोई भी ऐसी अप्रिय घटना देश में नहीं घटी। ठीक है जी, तो ये है पूरा का पूरा अयोध्या डिस्प्यूट। पहले बहुत लंबा हुआ करता था बट अभी बहुत कट शॉर्ट कर दिया है क्योंकि अब मंदिर भी बन चुका है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट अब कॉन्फ्लिक्ट उतना रहा नहीं, इसलिए इसे अब काफी कट शॉर्ट कर दिया गया है। तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। कोई आपकी दिक्कत है, परेशानी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो लाइक किए बिना ना जाइए। थैंक यू सो मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।